जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंद्रहास ज्ञान सर्विसेज में। दोस्तों, हम लोगों का 6 क्लास का एनसीईआरटी हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। आज हम लोगों को पढ़ना है 7th क्लास का हिस्ट्री के बारे में, जिसमें कुल 10 चैप्टर्स है और उसमें पहला चैप्टर का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। तो 1000 वर्षों में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर्स में पढ़ना है। दोस्तों, एक मानचित्र दे रहा है, देखिए इस मानचित्र के बारे में आप लोग अज्ञात होंगे फिलहाल अभी। तो यहाँ पे देखिए इस मानचित्र का जो है यहाँ पे वर्णन क्या है, बोल रहा है क्या। सबसे पहले इधर देखिए हम पढ़ते हैं। बोल रहा है 12वीं सदी के भूगोलविद अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि को समुद्र तक दिखाया गया है। तो दोस्तों ये जो मानचित्र है वो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया है और दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में बनाया गया। सबसे पहले अल इदरीसी के द्वारा ये नक्शा बनाया गया था। बोल रहा है नक्शा 1 और 2 पर नजर डालिए। तो ये नक्शा 1 है ना, और नक्शा 2 भी है। देखिए नीचे ये नक्शा 2 है, ठीक है ना, ये नक्शा 2 है। तो ये दोनों पर नज़र डालना है। नज़र डालने के बाद क्या होगा वो देखिए। बोल रहा है कि नज़र डालिए। एक में जो है मतलब एक जो है मानचित्र 1 जो ये वाला आप देख रहे हैं, यह अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया और यह कब का दोस्तों 12वीं शताब्दी यानी कि 1154 ईस्वी में बनाया था, ठीक है ना। कौन? अल इदरीसी ने। और इसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। वही अगर दूसरा की बात करें तो यह एक फ्रांसीसी के मानचित्र के द्वारा बनाया गया है और यह दोस्तों 18वीं शताब्दी यानी 1720 में इसकी जो है मतलब निर्माण किया गया था या बनाया गया था। दोनों नक्शे में एक ही इलाके के हैं। तो दोनों जो नक्शा इसलिए कंपेयर करने का है क्योंकि दोनों एक ही इलाके के हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर आ रहा है। जैसे कि अल इदरीसी जो है अपने नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह दर्शाया जहाँ आज उत्तर भारत है और श्रीलंका जो है उत्तर की तरफ है। तो दोस्तों देखिए इसमें इसमें यही कमी है कि ये मतलब उल्टा बना दिया है ये वाला नक्शा। और ये फिर उसके बाद जो आज दक्षिणी भारत है उस टाइम में अल इदरीसी जो बनाया था उसमें उत्तरी भारत मतलब दिखा दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे उल्टा बन गया है। बोल रहा है जगहों के नाम अरबी में, यहाँ पे जगहों का नाम जो है अरबी में दिया गया है, तो हम लोगों को पता नहीं चला है कि कहाँ पे कौन सा स्थान दिया गया है। जगहों का नाम अरबी में दिए गए हैं, उनसे कुछ जाने पहचाने नाम भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने से लगभग 600 साल बाद बना था। इसके कालांतर में उपमहाद्वीपों के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। नक्शा में हमें ज़्यादा परिचित लगता है, मतलब कि ये जो नक्शा है सेकंड वाला वो हमको बहुत परिचय लग रहा होगा, परिचित जो जान पहचान वाला नक्शा। और ये बिल्कुल दोस्तों ये वाला हम लोगों को लग रहा है कि ये क्या बना दिया गया, ये बिल्कुल भी हमको जान पहचान का नक्शा नहीं लग रहा है, लेकिन दोनों एक ही इलाके का। और ये 12वीं शताब्दी का नक्शा 1154 का बना हुआ है, जिसने अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। और इसका दोस्तों जिसने बनाया है उसका नाम अज्ञात है, लेकिन वो फ्रांसीसी है, मतलब फ्रांस का है। और यह जो है 18वीं शताब्दी यानी 1720 में यह नक्शा बनाया गया है, जो हम लोगों को जाना पहचाना सा लग रहा है। बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में ग्विलोन द हिल्स के एटलस नमूनों के अनुसार यह उपमहाद्वीप है, यहाँ पे इसी के बारे में दे रहा है। बोल रहा है दोस्तों कि इस शताब्दी में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। नक्शा में ज़्यादा परिचय लगा तो लग ही रहा है। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों में बारीकी और ब्यौरा देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक और व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे, लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालते हैं तो क्या इसमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जिन्हें समुद्री तट वाले हिस्से में, मतलब अंदर के ब्यौरा के अब देख रहा है यहाँ पे। और बोल रहा है गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी को जो अंतर है उसका ख्याल आपके और उसका कारण क्या है। तो अंतर में थोड़ा सा भिन्न था तो उसका कारण पूछा। तो दोस्तों उसमें जो सब जो यूज हुआ है हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से है, लेकिन बस इतना जान लीजिए कि मतलब एक ही इलाका का था लेकिन भिन्न था। इतना ही महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों नक्शों और लेखों को करते थे तो उसके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का उसकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठों का ध्यान रखना जरूरी होता था। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ है नई और पुरानी शब्दावली। बोल रहा है अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि सूचनाओं के संदर्भ समय समय पर बदलते रहते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह से भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न, मतलब मध्य युग की जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक फारसी भाषा से अलग है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, शब्द के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए हैं। अगर हम दोस्तों हिंदुस्तान शब्द की बात करते हैं तो आज हिंदुस्तान शब्द हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, तो आधुनिक भारत के लिए प्रयोग किया जाता है हिंदुस्तान शब्द। लेकिन दोस्तों
अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो यह मिन्हाज सिराज जो है हिंदुस्तान शब्द का उस जगह के लिए प्रयोग किए थे जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, गंगा के यमुना के बीच का जो क्षेत्र था, सिर्फ उसके लिए ही हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किए थे। उसके बाद की अगर हम बात करें तो इसको राजनीतिक क्षेत्र में दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र के लिए, मतलब दिल्ली साम्राज्य के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ा तो हिंदुस्तान शब्द जो है दक्षिण भारत का समय के मतलब धीरे धीरे इसका विकास हुआ, लेकिन दक्षिण भारत कभी भी हिमालय के मतलब हिंदुस्तान के लिए नहीं जाना गया। हिंदुस्तान शब्द में कभी भी दक्षिण भारत नहीं शामिल हुआ, लेकिन आज तो पूरे भारत के लिए जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से शब्द के अर्थ जो है बदलते रहते हैं। बोला कि वही 16वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वहाँ का मतलब इस उपमहाद्वीप का जो भूगोल और पशु पक्षी थे और यहाँ की निवासी के संस्कृति का वर्णन करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। वही अगर 14वीं शताब्दी के कवि हैं अमूर्ख खुसरो तो उसने ही भी हिंद शब्द का प्रयोग किया था। बोल रहा है कि कभी कभी शब्द का प्रयोग इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते थे। जैसे कि देख लीजिए अगर हिंदुस्तान शब्द को ही देख लीजिए तो मतलब ऐसा वहाँ पे इतिहासकार को कोई भी चीज़ को अनजाने में नाम नहीं दे देना चाहिए। उसको सतर्क रहना चाहिए कि अतीत में इसके इस नाम से किसे जाना जाता है। जैसे अगर हिंदुस्तान की ही बात करें तो पहले आज पूरे उपमहाद्वीप के लिए होता है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पूरे भारत के लिए, लेकिन पहले जो मिन्हाज सिराज किया था वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तरफ का था, गंगा यमुना क्षेत्र के बीच के क्षेत्र जिसमें आता था। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक 14वीं शताब्दी में हो गया, 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में बाबर और 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो, ये सब जो है हिंदू शब्द का प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में करते थे जो आधुनिक से भिन्न था। वही दोस्तों अगर हम विदेशी शब्द को माने तो विदेशी एक सीधा साधा शब्द है और आज हम जानते हैं कि जो हमारे देश के व्यक्ति नहीं है, जो भारतीय नहीं है, वो क्या है, विदेशी मूल का व्यक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं था। मध्य युग में अगर देखा जाए तो जो किसी एक गांव में रहने वाला नहीं व्यक्ति है और जो अनजान व्यक्ति है उसको विदेशी कह दिया जाता था। जो मतलब कि एक जो शहरवासी थे वो वनवासी को विदेशी कह सकते थे क्योंकि वनवासी जो है शहर में नहीं रह रहा है, एक ही देश के, इससे कोई मतलब नहीं है, एक ही संस्कृति के है, इसकी धर्म से जुड़ा है, इससे कोई मतलब नहीं है, जो मतलब कि हमारे लिए विदेशी है। तो इस तरह से विदेशी का प्रयोग पहले होता था और आज दोस्तों हमारे मतलब पूरे भारत विदेश के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग होता है। तो मतलब शब्दों में काफ़ी अंतर हो जाता है समय के अनुसार। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, इनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए मैं अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले गुप्त वंश के शासक को हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, तो हमने गुप्त वंश के शासक और हर्षवर्धन के बारे में भी हमने पढ़ा है। बोल रहा है कि हम इस पुस्तक में 700 से 1720 तक के हजारों वर्ष का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों मुख्य रूप से इसमें मध्यकाल का अध्ययन है, यही मध्यकाल का ही तो शुरुआत है 700 से 1750 तक के। इसका मतलब है कि इसमें मध्यकाल के बारे में हमको बताया जाएगा। बोला इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत सी बातें ऐसी मिलती है जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इससे कला के काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्को, अभिलेखों, स्थापत्य और कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, कहाँ चला गया, ये सारी चीज़ तो पढ़ चुके थे ना हम लोग। हाँ यहाँ पढ़ रहे थे, देखिए तो दोस्तों 700 से 1700 तक के काल का इसमें अध्ययन किया जाएगा। बोल रहा है कि सूचना इकट्ठी कहाँ कहाँ से करते थे, सिक्का से, अभिलेख से, स्थापत्य से, मतलब कि कला निर्माण, भवन के निर्माण की जो कला थी, उसके बाद लिखित सामग्री जो पांडुलिपि वगैरह है वही, उसके बाद पहले से तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाता है कि अब इसमें जो बातें हैं वो पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रासंगिक लिखित सामग्रियाँ की संख्या विविधता आश्चर्यजनक के रूप में बढ़ी है, मतलब लेखन की सामग्री इसमें बढ़ी है, लेकिन इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता हो गया था और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा था। तो दोस्तों कागज सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा तो ये लोग क्या किए, धर्म ग्रंथ लिखने लगे, वृत्तांत लिखने लगे, अपने अपने संतों को लेखन करना शुरू कर दिए, उपदेशों को लिखना शुरू कर दिए, अर्जियाँ भी लिखना शुरू कर दिए। उसके बाद दस्तावेज, हिसाब, कर, खाते सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना शुरू हो गए। दोस्तों धनी व्यक्ति, शासक, जैन मठ और मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्र किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो जो पहले की पांडुलिपियाँ थी जैन मठ से इकट्ठा होता था या फिर किसी मंदिर से या फिर धनी व्यक्ति के पास से जो पांडुलिपियाँ इकट्ठी हुई थी उसको पुस्तकालय में या अभिलेखागार में रखा गया था। लेकिन दोस्तों इतिहासकार बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है कि इसका प्रयोग कठिन हो गया है इनका मतलब
उपयोग। बोल रहा है इन दिनों छापे-खाने तो थे नहीं, मतलब प्रेस वगैरह तो था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि नकल करके के अभिलेख में से पांडुलिपि का प्रतिकृति तैयार करते थे, मतलब कि उसको छापते थे, अलग कॉपी करते थे। अगर आपने किसी मित्र का, मतलब यहाँ पे एक दे रहा है उदाहरण कि आपने किसी मित्र से कॉपी लिया है, क्लास छूट जाता है तो कॉपी लेकर के हम लोग छाप लेते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये भी क्या करते थे कि मूल पांडुलिपि को जो है एक नकली पांडुलिपि में लोग छापते थे, उतारते थे, मतलब प्रिंट करते थे। तो यही कहने का यहाँ पे प्रयास करा, तो होगा क्या दोस्तों, आपको पता यहाँ पे चल ही गया होगा, महत्वपूर्ण अंतर आ जाते थे। तो दोस्तों जिस तरह से कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त जो है कुछ लिखे है, वो पता नहीं चल रहा है हमको, तो उससे हम लोग अंदाज़ा के तौर पर कुछ लिख लेते हैं कि नहीं यहाँ पे यही प्रयोग हुआ होगा, ठीक है ना? तो उस तरह से वहाँ पे कुछ हमारी जो कॉपी की नोट्स होती है उससे थोड़ी भिन्न हो जाती है, और हमसे जो मतलब नोट्स तैयार करेगा, वो हमारी चीज़ अगर उसको दिखाई नहीं दे तो वो भी अपने अंदाज़ में कुछ लिखेगा, तो उसको मतलब उससे भी काफ़ी चेंज हो जाएगा, हमसे भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से पांडुलिपियाँ के प्रतिबिंब बनते गए और कुछ न कुछ यहीं जो है चेंजिंग आते गए। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपि छोटे-मोटे फेरबदल करते चलते थे, और कहीं शब्द तो कहीं वाक्य सदी दर सदी पांडुलिपियों में प्रतिलिपि बनती गई, और अंततः एक मूल ग्रंथ में भिन्न-भिन्न प्रतिलिपियाँ एक-दूसरे से अलग हो गई। तो यही बात बोल रहा है, अलग हो गई, ऐसे ही करते-करते और मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं बच गई है। तो मतलब मूल पांडुलिपि को खोजना मुश्किल हो गया, और एक ही चीज़ को जानने के लिए, एक ही समय के काल को, एक ही चीज़ को जानने के लिए हमें कई पांडुलिपियों को मतलब पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था कि ऐसा मतलब लेखन के कारण, प्रेस ना होने के कारण वो लोग फेरबदल अपने में कर दिए थे। कई बार लेखक समय-समय पर अपने मूल वृत्तांत संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार अगर बर्नी की बात करें, तो दोस्तों याद रखिएगा, बर्नी जो है 14वीं शताब्दी का इतिहासकार है और इसने लिखा है भी। तो इसने अपने पहली वृत्तांत लिखा था 1356 में, और दूसरी बार इन्होंने इसके 2 वर्ष बाद लिखा। लेकिन 1970 के दशक तक दोस्तों लोगों को ये पता ही नहीं था कि उन्होंने मतलब बर्नी के पहले वृत्तांत के बारे में बिल्कुल ही पता भी नहीं था। तो अपने ये लोग जो है समय-समय पर मूल में संशोधन भी करते रहते थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया था, हम छोड़कर निकले थे यहाँ से। लगातार था तो थोड़ी-सी यहाँ पे कागज़ का मूल्य के बारे में दे रहा है, तो धीरे-धीरे सस्ता हो गया था ना कागज़, तो इसके थोड़ा-सा देख लीजिए। बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की पांडुलिपि मिलती है। मतलब कि बोल रहा है कि 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान था, उसको एक पुस्तक की प्रतिलिपि, तो 13वीं शताब्दी में दोस्तों विद्वान क्या करेगा, कागज़ महँगा था ना, तो क्या किया कि एक पांडुलिपि को क्या करता है, वो धो देता है और उस पर उस कागज़ का जो है सुखा करके इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन सदीबाज आप अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता। तो मतलब ये देख रहा है 13वीं शताब्दी में कागज़ बहुत ही महँगा था, और फिर धीरे-धीरे सस्ता हो गया, और इससे फिर अभिलेख लिखने जाने लगे, पांडुलिपि छापे जाने लगे, कॉपी किए जाने लगे, और उसके बाद फिर मतलब अपने वृत्तांत भी लोग लिखना शुरू कर दिए। ग्रंथ वगैरह भी लिखना शुरू हो गया। दोस्तों यहाँ पे अभिलेखागार के बारे में दे रहा है, देख लीजिए। एक ऐसा स्थान होता है अभिलेखागार, जहाँ पे पांडुलिपि को संग्रहित करके रखा जाता है, और किसी दस्तावेज या पांडुलिपि को वहाँ पे एकत्रित करके रखा जाता है, मतलब सुरक्षित रूप से। उसी को अभिलेखागार कहा जाता है। आज के सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, मतलब राष्ट्रीय और केंद्र और राज्य दोनों के सरकार के जो है अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी लेखा-जोखा भी मतलब रखते हैं। यह दोस्तों एक चित्र दिखा रहा है, देखिए चित्र, ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये यही कर रहा है, पांडुलिपि को छाप रहा है। देखिए यहाँ पे क्या किया है ये, कि एक मूल पांडुलिपि है और इसको ये अपने मतलब पन्ने पर उतार रहा है। यह एक लघु चित्र है प्रकृति, जिसमें एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इसकी अगर चित्र की आकार के बारे में बात करें, तो 10.1 सेंटीमीटर गुणा 7.1 सेंटीमीटर इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई है। इस आकार के कारण इसे लघु या मनी एचर भी कहा जाता है। कभी-कभी इस लघु चित्र का प्रयोग लेख के में आई पांडुलिपि को स्पष्ट प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों को पांडुलिपि से अलग करके बेचने लगे थे। तो देखिए इस चित्र कितना सुंदर लग रहा था, तो ये इतना सुंदर लगता था कि इसको अलग करके दोस्तों क्या करते थे, संग्रहकर्ता की बेच भी दिया करते थे। लेकिन ये आमतौर पर बेचने के लिए नहीं होता था। बोल रहा है यहाँ पे एक लिखावट है दोस्तों, देख लीजिए ऊपर, तो यहाँ इसके बारे में बोला गया है। लिखावट के भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फ़ारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती थी। तो फ़ारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई होती थी क्योंकि लोगों को पता नहीं था, फ़ारसी और अरबी का ज्ञान ही नहीं था। बोल रहा है नस्त लिपि बाईं ओर में वर्ण छोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिख जाते थे, और फ़ारसी, अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। शिक्षित लिपि अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन होते थे। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके। अब आते हैं राजनीतिक समूह के बारे में।
इसमें दोस्तों 700 से 1750 के बीच में जो काले हैं उसके बारे में ही अध्ययन करना है। तो बोल रहा है मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे। इस 100 साल में दोस्तों बहुत सारे परिवर्तन हुए यहाँ पे। इस सॉरी 1000 साल में ना, 1000 साल में। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का दर्शन हुआ, जैसे सिंचाई के लिए रहट, कताई के लिए चरखे आए, उद्योग के लिए अग्नियास्त्र मतलब बारूद वाला इस्तेमाल हथियार का प्रयोग होने लगा। इस उपमहाद्वीप में खाने पीने की चीज़ें जैसे आलू हो गया, मक्का, मिर्चा, चाय, कॉफ़ी, ये सारे चीज़ भी यहाँ पे आए। तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ लाए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। तो यह परिवर्तन का काल है दोस्तों। यह 1700 से 1750 ईस्वी तक। बोल रहा है कि इस युग के लोगों को गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। इस देश में इस काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग आना जाना मतलब काफ़ी बढ़ा दिए थे। अवसर की तलाश में लोगों को झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्रा करने लगे थे। इस उपद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों को दोस्तों यह रहट का चित्र दे रहा है, देख लीजिए। अगर रहट आप लोग नहीं देखे होंगे तो रहट का प्रयोग देख लीजिए। हमारे दादा दादी जी रहट का प्रयोग जरूर किए होंगे, बहुत दिन पहले का बात नहीं है। तो इस रहट का प्रयोग अपने दादा दादी से शायद पूछेंगे तो वो लोग आपको इस बारे में बता सकते हैं। तो देखिए रहट है, यही इसी तरह का रहट होता था। बोल रहा है यहाँ पे क्या कि इन लोगों में गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर है। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा हुआ था समुदाय था राजपूत। तो दोस्तों आमतौर पर इस काल में राजपूत का विकास हुआ और उसका जो है राजपुत्र से निकला है राजपूत। ठीक है, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। तो 18वीं से शताब्दी से मतलब 18वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धा के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के थे। और यह दावा होने का मतलब क्षत्रिय वर्ग का दावा करते कि हम क्षत्रिय वर्ण के थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति, सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति को अवसर के लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ मतलब आदि समूह में भी उठाया जाता था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगल की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका क्या किया जाता था, बढ़ाया जा रहा था। बोला कि कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजदूर होकर अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों पर्यावास हो गया था, तो पर्यावास के कारण जो है वनवासी को अपना घर छोड़ करके वहाँ पे बेघर होना पड़ा था। अब देख लीजिए यहाँ पे पर्यावासी क्या है, पर्यावास क्या है। तो इसका तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन शैली में था। तो दोस्तों वहाँ के जीवन शैली में आर्थिक, उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली में परिवर्तन किया जा रहा था, यानी पर्यावास किया जा रहा था। तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। तो परिवर्तन तो किया जा रहा ही था दोस्तों, क्योंकि जंगल में रहने वाले दोस्त जो है कहाँ रहेंगे, जंगल में रहने वाले जो आदमी हैं वो कहाँ रहेंगे। जंगल की जब कटाई करके वहाँ पे खेती का इलाका बढ़ाया जा रहा है तो जंगल में जो रह रहे हैं वो कहाँ रहेंगे, उसका पर्यावास तो हो ही रहा है ना, बदलाव हो रहा है। तो अपना घर छोड़ना पड़ रहा है उनको मजबूरीवश। कुछ और वनवासी जो जमीन की जुताई करने के लिए कृषक बने थे, कृषक को ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों को प्रभावित होने लगे थे। ये बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर भी चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ रही थी। फिर परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती के खाली समय में दस्तारी आदि का काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजातियों में बंटने जाने लगे और इसकी पृष्ठभूमि में व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा दिया जाने लगा। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे बढ़ा इनमें अंतर, तो जाति के आधार पर फिर भेदभाव होने लगा। उसके बाद इन्हें व्यवसाय के आधार पर भी समाज में ऊंचा नीचा कहना शुरू कर दिया कि नहीं तुम गरीब हो, तुम अमीर हो। यही दोस्तों ये दर्जा स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। तो मतलब ऐसा निश्चित नहीं था, स्थायी तौर पर दर्जा नहीं था, जो जिसको मन में आया था बोल देता था। बोल रहा है अपने सदस्यों के व्यापार को नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो जातियां थी जो अपने अपना नियम स्वयं बनाती थी। इस नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग का एक सभा करवाती थी और कुछ इलाकों में जाति पंचायत मतलब कि बड़े बुजुर्ग जो होते थे मिलकर के वहाँ पे अपना नियम बना देते थे गांव के लिए और उसको जो है उसको पालन करने के लिए कहा जाता था, जिसे जाति पंचायत भी कहा गया है। जातियों को अपने निवास के गाँव में रिवाजा का पालन भी करना होता था। इसके अलावा
रिवाजों का पालन भी करना होता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। तो आज भी मुखिया का शासन होता है, मुखियाओं का शासन होता है। मिला जुला कर ये सभी राज्य छोटी इकाई भर होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य का विस्तार के बारे में दे रहा है देखिए। बोल रहा है कि यहाँ पे अध्याय 2 में हम लोग चोल वंश के राजा के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 3 में तुगलक, अध्याय 4 में मुगल। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान जो था गयासुद्दीन बलबन, उसका कार्यकाल 1266 से 1267 के बीच है। बलबन का कार्यकाल की प्रशंसा एक प्रशस्ति में की गई। उदाहरण के लिए अध्याय 2 में देखेंगे। और उसे विशाल साम्राज्य का शासक भी बताया गया, जो पूर्व में बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। तो ये बलबन की बात बता रहा है कि बलबन जो था, इसका कार्यकाल था 1266 से लेकर के 1287 तक। और यह मतलब बंगाल के गौड़ से लेकर के अफगानिस्तान की गजनी तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था, जिसमें गौड़, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी सेना जो है आगे पलायन कर जाते थे। तो ये दोस्तों इसके राज्य में जो है दक्षिण भारत की पूरी वर्णन थी। यहाँ पे बोल रहा है मिस्र के सियाउद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अबसर फी ममालिक अल अबसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत, तो इसके बारे में पढ़ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक जो है सिविस्तान है, एक में कहाँ है, ढूंढिए सिविस्तान। तो यहाँ पे देखिए सिविस्तान है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ढूंढ लेना है इसमें, ठीक है ना, पूरी तरह से। हाँसी कहाँ है, बिहार कहाँ है, तो बिहार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इस ऐसे पे जो होगा वो बिहार होगा, यानी कि 15। तो बिहार यहाँ पे होगा, देख लीजिए ये बिहार है। तो इस तरह से यहाँ पे इसको ढूंढना है, सब राज्य दिया गया है। यहाँ पे बोल रहा है इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति मानते थे। मतलब जो दावा करते थे लोग उनको अति इतिहासकार मानते थे। साथ ही वह समझने की कोशिश में भी लगे हुए रहते थे कि शासक लोग इन उपाधि में भिन्न भिन्न भावों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। तो मतलब उनको ये पता नहीं होता था, उनको सोचते रहते थे कि शासक लोग जो है अपने भिन्न भिन्न भागों पर अपना अधिकार क्यों करना चाहते थे। यहाँ पे एक भाषा और क्षेत्र के लिए दिया गया है। इसमें कवि अमीर खुसरो से बात किया गया है। सन 1318 यानी कि 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही ये कवि हैं अमीर खुसरो। इनके बात पर गौर किया गया था। इस क्षेत्र के हर एक क्षेत्र में एक अलग भाषा थी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, तेलंगाना, गुजराती, मलवाड़ी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी। तो दोस्तों सब राज्य में जो है अलग अलग भाषा थी। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं जानते थे। तो ये भी कहें कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा का प्रयोग तो था ही, लेकिन संस्कृत एक ऐसा शब्द है, ऐसा भाषा था जो मतलब वो किसी को भी पता नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण उनको जानते थे। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं में एक सूची बनाइए और एक सूची को उन नामों के कोई बनाइए जो उनके द्वारा लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उनमें रेखांकित कीजिए और उनका नाम घेरिए। बोल रहा है सन 700 तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इस बारे में और अधिक जो है जानकारी मिलेगी। तो 700 में ही दोस्तों अपने अपने भौगोलिक आयाम क्षेत्र वहाँ पे फिक्स हो गया था कि नहीं इतना क्षेत्र मेरा है और इतना क्षेत्र मेरा, सब अपना अपना हथियार लिए थे। विशेष शासक राजवंशों से जुड़ी हुई थी। इन राजाओं के बीच काफ़ी टकराते चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अपने क्षेत्रों को फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। एक सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर और सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और 4 में तालिका की तुलना में हम लोग मतलब 3-4 में इसके बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों अपने मतलब कभी कभी बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लेते थे और कभी कभी ये लोग हार भी जाते थे। तो अपने मतलब राज की विस्तार के लिए लड़ाइयाँ करते रहते थे। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान था। उदाहरण फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उसके क्षेत्र में प्रवृत्ति बदल गई थी। उन पर छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्र को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में एक दूसरों से भिन्न थी और कुछ एक समान भी थी।
इस ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति, शासन, भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 1700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी, और हालांकि उनके चरित्र और अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय के सर्व क्षेत्रीय एकताओं ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा रहा था। तो कोई परिवर्तन ज़्यादातर यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन परिवर्तन ये बहुत बड़ा हुआ दोस्तों। यहाँ पे बहुत राज्य जो है अपने मतलब उदय हुआ यहाँ पे। बोल रहा है पुराने धर्म के बारे में, बोल रहा है पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, उसके दौरान धार्मिक परंपराओं में बड़े जो है परिवर्तन आया है। दैनिक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तित्व स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इन आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों को सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे वैसे इसकी आस्था में भी परिवर्तन होता गया। बोल रहा है आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, वह इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस परिवर्तन में से कुछ थे नए देवी देवता की पूजा करना, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण और राजा के में पुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि भी थी। दोस्तों बोल रहा है यहाँ पे संस्कृत संरक्षण के ज्ञान के कारण, संस्कृत के ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो इन्हें संस्कृत का ज्ञान था, बाकी लोगों का नहीं था, तो इसी कारण इनको काफ़ी आदर भी होता था समाज में। बोल रहा है इनके संरक्षक थे। तो संरक्षक कौन होते थे? तो यहाँ पे देखिए संरक्षक बोल रहा है कोई प्रतिभाशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे, तो यही संरक्षक होता था। तो ये किसकी सहारा देते थे? ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों के पास संरक्षक होते थे। नए नए शासक जब स्वयं प्रतिष्ठा के चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन करने के कारण समाज में दबाव भी बढ़ गया था। बोल रहा है इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति अवधारणा के रूप में भी हुआ है। ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में किया गया है जिस पर पुजारियों का विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त समय पहुंच सके। इस विषय में हम आगे अध्याय 8 में भी पढ़ेंगे। बोल रहा है यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। तो इसी युग में नए नए धर्म का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का कहा जाए तो कुरान शरीफ का संदेह भारत में पहले 7वीं शताब्दी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए भी हुआ था। मुसलमान कुरान शरीफ और अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। बोल रहा है कि कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान और धर्मशास्त्रियों और अन्य धर्मशास्त्रियों अर्थात उलेमा के संरक्षक होते थे। तो इसका कहने का मतलब है कि कई जो शासक इस्लाम या इसके विद्वान धर्मशास्त्री जो होते थे और न्याय शास्त्री होते थे, उलेमा का संरक्षक होते थे। अब उलेमा क्या है देगा। बोल रहा हिंदू धर्म को की भांति इस्लामी के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों को विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। तो दोस्तों शिया और सुन्नी यहाँ पे समझ रहे हैं आप लोग। एक सुन्नी थे, एक शिया थे। तो शिया थे जो पैगंबर साहब को मानते थे, मतलब पैगंबर साहब को जो दामाद को मानते थे वो शिया थे, और सुन्नी वो थे जो मतलब खलीफा के प्रभुत्व को जो है स्वीकार करते थे। बोल रहा है कि इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म के नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। तो इस्लाम के आरंभिक दौर में जो इसका नेतृत्व करते थे वो खलीफा कहलाते थे, और बाद में इसकी परंपरा भी चलती रही। इस्लामी धर्म सिद्धांत को विशेषकर भारत में हनफी और शेफी इन सिद्धांतों के दोस्तों ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खलीफा शब्द किसको कहते हैं? खलीफा किसको कहा जाता है? ये सब पूछता है क्वेश्चन से, या फिर आपको मेंस में सारे तथ्य जो है काम देगा, तो इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। बोला इस्लामी नया सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं का कई महत्वपूर्ण अंतर है। ऐसे में धर्म सिद्धांत और तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। बोल रहा है यहाँ पे समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार करने को बोल रहा है। इतिहासकार को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है या दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व आया है। तो वो इतिहासकार सिर्फ घंटा वगैरह नहीं देखते हैं, घंटा दिन, और ये भी देखते हैं कि आने वाले समय पहले से कैसा भिन्न रहा है, कितना परिवर्तन हुआ है, कितना आगे बढ़े हैं हम लोग, कितना पीछे गए हैं हम लोग। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युग को कालों में बांट कर दिया जाए तो समान
अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भाग में बांट दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि धर्मों के शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में भी कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस महाद्वीप में अपार विविधताएं की उपेक्षा की जाती थी। इस काल के विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। तो पहले दोस्तों 3 भाग में बांट दिया गया, हिंदू, मुस्लिम और एक था मतलब भूल गए, एक ब्रिटिश था। तो ये 3 भाग में तो बांट दिया था, मतलब ब्रिटिश वही जो क्या थे, बाहर के लोग थे, और हिंदू मुस्लिम तो धर्म के अनुसार। तो इन लोगों का यही मानना था कि धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर आज जो है कई लोग इन्हें मानने के लिए मतलब तैयार नहीं है। बोल रहा है कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर ही जो है अतीत कालखंडों की विशेषताओं की तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उनमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार की समावेश था, जैसे कि शिकारी हो गया, शिकारी संरक्षक थे या प्राथमिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी प्राथमिक दौर के राज्य साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहासकार पढ़ेंगे उसे मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, जो आपको कृषक समाज का विस्तार, क्षत्रिय समाजी राज्यों का उदय और कभी कभी तो ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास और यूरोप में व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में विस्तार से जानकारियाँ मिलेगी। भारत के इतिहास में 1000 साल पर अनेक बदलावों का साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं से 18वीं शताब्दी 8वीं और तथा 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्य काल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। तो दोस्तों मध्य काल की तुलना भी हम लोग आधुनिक काल से करते हैं। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। इससे आज यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं ही हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। मतलब रूढ़िवादी था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, उनमें परिवर्तन बहुत सारी चीज़ों में हुआ था। इन हजारों वर्षों के दौरान उन उपमहाद्वीपों के समाजों में प्रायः परिवर्तन आ रहे थे और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को आकर्षित करना आरंभ भी कर दिया था। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलेंगे और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़े हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ने का तरीका बताया है कि पिछले अध्याय में आप जो पढ़े उसकी तुलना यहाँ इस अध्याय से करें और ये धीरे धीरे मतलब वो प्राचीन काल था, ये मध्यकाल है, तो तुलना करेंगे कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं। वही बोल रहे हैं, यहाँ से देखें कैसे बदलाव हुआ और कहाँ नहीं, मतलब कहाँ बदलाव हुआ और कहाँ नहीं हुआ है देखने के लिए बोल रहे हैं। आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर यह देखेंगे कि ये और भी क्या बदलाव है और वैसे ही रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये चैप्टर इतना ही था, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। अब कुछ थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है। तो दोस्तों यही बदलाव के बारे में बस दिया गया है, तो किस तरह से वहाँ शब्द के अर्थ में बदलाव हो जाते थे और भी बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखा गया वहाँ पे। तो यही था दोस्तों चैप्टर 1। आज हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ और चैप्टर 2 हम लोग कल पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर 2, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।